हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्योमकेश बख्शी। आज की कहानी सिर्फ एक राज नहीं, एक खौफनाक सच है जो अंधेरों में छुपा हुआ है। अगर आपको डर, सस्पेंस और जासूसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि मौत के साथ की गई एक खामोश साजिश है। मेरा नाम डॉक्टर जॉन वॉटसन है। मैं एक आम सा डॉक्टर हूं, लेकिन मेरी जिंदगी आम नहीं रही, क्योंकि मैं लंदन के बेकर स्ट्रीट पर अपने घरेलू कमरों को एक गैर मामूली दिमाग के साथ शेयर करता हूं, शर्लॉक होम्स। वो सुबह अप्रैल की थी, ठंडी, नम और बेचैन कर देने वाली। हवा में अजीब सी सीलन थी और घना कोहरा खिड़कियों पर जैसे किसी ने सांस छोड़ दी हो। मुझे नींद से उठते ही एहसास हो गया था, आज का दिन कुछ अलग होने वाला है। और मेरी ये फीलिंग गलत नहीं थी। सुबह के 7 भी नहीं बजे थे जब अचानक हमारे दरवाजे पर तेज और बेचैन दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठा, कंबल साइड में फेंका, ठंडे फर्श पर पांव रखे और जल्दी से अपनी रोब पहनी। तभी मैंने देखा, होम्स पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी लंबी दुबली सी परछाई सुबह की हल्की रोशनी में बिल्कुल एक साए की तरह लग रही थी, जैसे वो पहले ही जानता हो कि बाहर कौन खड़ा है। दरवाजा खुला और उस पल एक जवान औरत कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा इतना पीला था जैसे जिस्म से खून की आखिरी बूंद भी निकाल ली गई हो। काले बाल बिखरे हुए और आंखों में ऐसा खौफ था जो लफ्जों में बयान नहीं होता। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे आपकी मदद चाहिए मिस्टर होम्स। उसकी बेचैनी ने मेरे दिल को एक पल के लिए झकझोर दिया। मेरा नाम हेलेन स्टोनर है और मुझे लगता है मेरी जान खतरे में है। मैंने उसे कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो धीरे धीरे बैठी, जैसे हर कदम पर कोई अनजाना डर उसका पीछा कर रहा हो। होम्स ने अपनी पाइप जेब से निकाली, उसे सुलगाया और गहरी नजर से उस औरत को देखते हुए बोला, शुरू से बताइए मिस स्टोनर, कोई जल्दी नहीं है। मैं भी पास वाली कुर्सी पर बैठ गया, डायरी और कलम हाथ में ले ली। मुझे पता था होम्स के साथ होने वाली हर मुलाकात एक दिन कहानी बन जाती है, और मैं इस कहानी को लिखने से खुद को रोक नहीं सकता था। हेलेन ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं स्टोक मोरन में रहती हूँ, एक पुरानी हवेली जो मेरे सौते के पिता डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट की जागीर है। उसकी आवाज़ भरी हुई थी। वो एक अजीब और गुस्से वाले आदमी है। माँ की मौत के बाद वो और भी ज्यादा हिंसाखोर हो गए हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। मैंने पूछा, आपकी माँ की मौत कैसे हुई? हेलन की आंखें भर आईं। ये कई साल पहले की बात है, जब हम भारत में रहते थे। वो पल भर रुकी। माँ की शादी डॉक्टर रॉयलॉट से हुई थी, जो वहां एक डॉक्टर थे। एक रात अचानक उनकी चीख सुनाई दी। मैं और मेरी बहन जूलिया भागकर उनके कमरे में गए, लेकिन तब तक वो मर चुकी थीं। मेरा कलम रुक गया। डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पाए, न जहर न चोट, बस उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो। होम्स ने पाइप से लंबा कश लिया, धुआं हवा में छोड़ा और धीरे से बोला, और आपकी बहन? हेलेन का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। जूलिया 2 साल पहले मर गई। वो मेरी जुड़वा बहन थी। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थी। उसकी आवाज टूटने लगी। उसकी शादी होने वाली थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन एक रात मैंने उसकी चीख सुनी। मैंने सांस रोक ली। मैं भागी। दरवाजा बंद था। जब किसी तरह अंदर पहुंची तो वो फर्श पर गिरी हुई थी। उसकी सांसें टूट रही थीं। हेलेन की आंखों से आंसू बह गए। मरते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, बंदर सांप, बंदर सांप। मैंने होम्स की तरफ देखा। उसका चेहरा शांत था,
लेकिन आंखों में सवालों की चमक थी। बंदर सांप, मैंने धीरे से दोहराया। हेलेन ने सर हिला दिया। हाँ डॉक्टर वॉटसन, वहां कोई सांप नहीं था, कोई निशान नहीं। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट कहा, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं। होम्स ने पाइप नीचे रखी। और अब आप क्यों डर रही हैं? हेलेन ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज कांप रही थी। इसलिए क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है, और कुछ दिन पहले डॉक्टर रॉयलॉक ने मुझे जूलिया के उसी कमरे में सोने को कहा। वो पल भर रुकी। उनका कहना था, मरम्मत हो रही है। हेलेन के ये अल्फाज सुनते ही मेरे जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। वो आगे बोली, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे कोई दीवार भी सुन लेगी तो अंजाम बुरा होगा। कभी रात के सन्नाटे में एक पतली सी सीटी, और कभी धातु की खटखट। मैंने महसूस किया मेरे रोंगटे खुद ब खुद खड़े हो गए। मैं रात को सो नहीं पाती। मुझे लगता है जो जूलिया के साथ हुआ वही मेरे साथ भी होने वाला है। उस पल मुझे यकीन हो गया, ये कोई मामूली डर नहीं था। यहां कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ खौफनाक। होम्स अचानक कुर्सी से उठा। उसकी आवाज बिल्कुल साफ और फैसलाकुन थी। मिस स्टोनर, मैं आज ही आपके साथ स्टोक मोरान चलूंगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। वॉटसन, तैयार हो जाओ। मैंने अपनी डायरी बंद की। दिल के किसी कोने में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। एक नया केस, एक नया राज। लेकिन ये राज कितना जानलेवा होगा, इसका अंदाजा मुझे तब बिल्कुल नहीं था। हमने अपने कोट्स पहने और हेलेन के साथ बाहर निकल आए। लंदन की सड़कों पर अभी भी कोहरा छाया हुआ था। स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी धुंध में घुलकर और भी बेचैन लग रही थी। मेरे जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, बंदर सांप, ये आखिर है क्या? और क्या ये वाकई कोई सांप है? होम्स बिल्कुल खामोश था। उसकी खामोशी बता रही थी कि वो इस पहेली के कुछ टुकड़े पहले ही जोड़ चुका है। मैंने हिम्मत करके पूछा, होम्स, आपको क्या लगता है? वो हल्का सा मुस्कुराया। वॉटसन, अभी सिर्फ देखते हैं, जवाब हमें स्टोक मोरान में मिलेगा। और इस तरह हम स्टेशन की तरफ बढ़ गए, एक ऐसी जगह जहां राज और मौत हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, उस सुबह बेकर स्ट्रीट से निकला, शर्लॉक होम्स और हेलेन स्टोनर के साथ। लंदन की हवा में अभी भी ठंडक थी, जो मेरे कोट के अंदर तक उतर रही थी। स्टेशन पास आते ही भाप के इंजन की आवाज सुनाई देने लगी। हेलेन बिल्कुल चुप थी। उसके चेहरे पर वही पुराना खौफ जम गया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, शायद उसे थोड़ा तसल्ली दे सकूं, लेकिन मेरे अल्फाज खुद ही हवा में खो गए। होम्स हमेशा की तरह अपने ख्यालों में गुम था। उसकी आंखें सड़क पर नहीं, बल्कि किसी अनजानी तस्वीर पर टिकी हुई थी। स्टेशन पर पहुंचकर हमने टिकट्स लीं और प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में एक पुरानी भाप से चलने वाली ट्रेन आ गई। इंजन से निकलता काला धुआं कोहरे के साथ मिलकर एक भयानक सा मंजर पैदा कर रहा था। हम अपने डब्बे में बैठ गए। मैं खिड़की के पास था। बाहर का मंजर देखते हुए मेरे जहन में सवाल पर सवाल उठ रहे थे। बंदर सांप, ये लफ्ज मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। क्या ये वाकई कोई जानवर था, या जूलिया की मौत से पहले उसका कोई वहम? मैंने होम्स की तरफ देखा। वो अपनी पाइप सुलगा रहा था। होम्स, मैंने धीरे से कहा, क्या आपको लगता है ये किसी जानवर का काम हो सकता है? उसने धुआं हवा में छोड़ा। वॉटसन, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात पक्की है, ये कोई मामूली हादसा नहीं। उसकी आवाज में वही पुरानी ठंडक थी जो हमेशा मुझे याद दिलाती थी कि वो मुझसे कई कदम आगे सोच रहा था। मैंने हेलेन की तरफ देखा। वो अपने हाथों को आपस में कस कर पकड़ रही थी। मिस स्टोनर, मैंने पूछा, अपने सौतेले पिता के बारे में और बताइए, वो कैसे इंसान है?
उसने गहरी सांस ली। डॉक्टर रॉयलॉट पहले एक इज्जतदार डॉक्टर थे। भारत में उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी। फिर उसकी आवाज कड़वी हो गई, लेकिन उनका मिजाज हमेशा से गुस्से वाला था। मां की मौत के बाद वो बिल्कुल बदल गए। गांव वालों से झगड़े, मारपीट, और एक बार तो अपने नौकर को इतना मारा कि वो मरते मरते बचा। मेरा दिल भारी हो गया। उसके बाद उन्हें जेल हुई, और जब वो वापस आए तो इंग्लैंड में कोई उनकी मदद को तैयार नहीं था। मैंने खुद से सोचा, ये आदमी वाकई खतरनाक है। स्टोक मोरान में क्या वो अकेले रहते हैं? मैंने पूछा। हेलेन ने सर हिलाया। हवेली पुरानी और जर्जर है, कोई नौकर वहां टिकता नहीं। फिर वो थोड़ा रुक कर बोली, लेकिन उन्हें जंगली जानवरों का शौक है। एक चीता और एक बबून अक्सर हवेली के आसपास घूमते रहते हैं। मेरी भौएं सिकुड़ गईं। चीता, बबून, ये कोई सर्कस नहीं था, ये एक घर था। होम्स ने पहली बार थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। उसने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग। क्या ये जानवर कभी घर के अंदर भी आते हैं? होम्स ने पूछा। हेलेन ने धीरे से सर हिला दिया। नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही काफी है डर पैदा करने के लिए। ट्रेन अब शहर से बाहर निकल चुकी थी। खिड़की के बाहर हरे भरे खेत, छोटे गांव और खुली जमीन फैली हुई थी। लेकिन मेरा ध्यान इन मंजरों पर कम और हेलेन की बातों पर ज्यादा था। वो आगे बोली, जूलिया की मौत के बाद मैंने उस कमरे में कई बार कुछ अजीब महसूस किया। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। एक बार मुझे लगा जैसे दीवार पर कोई साया हिल रहा हो, लेकिन जैसे ही मैंने लैंप चलाया वहां कुछ भी नहीं था। वो पल भर रुकी। मुझे समझ नहीं आया ये सिर्फ मेरा डर था या फिर कुछ और। होम्स ने अपनी पाइप नीचे रखी। वॉटसन, उसने शांत लहजे में कहा, डर अक्सर सच को धुंधला कर देता है। हमें सब कुछ खुद देखना होगा। तकरीबन 1 घंटे बाद हम स्टोक मोरान के छोटे से स्टेशन पर उतर गए। यहाँ की हवा लंदन से ज्यादा ठंडी थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। हेलेन हमें एक पुरानी घोड़ा गाड़ी तक ले गई जो हमें हवेली तक ले जाने वाली थी। रास्ते में मैंने महसूस किया कि गांव के लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। शायद वो डॉक्टर रॉयलॉट को जानते थे और हमें उसके मेहमान समझ रहे थे। गाड़ी जंगल के बीच से गुजरी। घने पेड़ों की छाया ने दिन को भी रात जैसा बना दिया था। और तब अचानक हवेली सामने आ गई। ये एक पुराना विशाल ढांचा था। इसकी दीवारें वक्त के साथ काली पड़ चुकी थीं। खिड़कियां टूटी हुईं और छत पर कौवे मंडरा रहे थे। ये जगह जैसे किसी भूतिया कहानी की किताब से सीधा बाहर निकल आई हो। गाड़ी रुकी। हेलेन ने धीरे से कहा, डॉक्टर रॉयलॉट अभी गांव गए हुए हैं, हमारे पास थोड़ा वक्त है। होम्स ने अपनी टोपी ठीक की। तो चलिए वॉटसन, काम शुरू करते हैं। हम हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा उदास था। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थीं। दीवारों पर नमी की भरी हुई बदबू थी। हेलेन हमें जूलिया के कमरे की तरफ ले गईं। दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका सीधा मेरे चेहरे से टकराया। कमरा छोटा था, लेकिन उसमें कुछ बहुत अजीब था। बिस्तर दीवार से चिपका हुआ था और उसके ऊपर एक रस्सी लटक रही थी, जैसे कोई बेल का पुल हो। होम्स ने रस्सी को छुआ। वॉटसन, ये रस्सी नकली है, ये किसी घंटी से जुड़ी ही नहीं है। मैंने ध्यान से देखा। सच में रस्सी का दूसरा सिरा बस हवा में लटक रहा था। होम्स की नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक छोटा सा वेंट था। ये कहां जाता है? उसने पूछा। हेलेन ने जवाब दिया, बगल के कमरे में, डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे में। मेरे जिस्म में एक ठंडी सी सुरसुरी दौड़ गई। होम्स ने बिस्तर को हिलाने की कोशिश की। ये तो दीवार में पूरी तरह फिक्स्ड है। उसकी आंखें अब हर कोने को तेज नजरों से स्कैन कर रही थीं। फिर हम डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे में गए। वहां एक लोहे की तिजोरी जैसा बॉक्स था और उसके पास दूध की एक कटोरी रखी थी। मैं हैरान रह गया। यहां कोई बिल्ली तो नहीं है? होम्स ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल सही वॉटसन, दूध की कटोरी। उस पल मेरे जहन में सवालों का तूफान उठ गया, लेकिन होम्स की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि वो कुछ समझ चुका है। अचानक बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। हेलेन घबरा कर बोली, वो आ गए।
दरवाजे पर एक विशाल जिस्म खड़ा था, डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और चेहरा बिल्कुल किसी जंगली जानवर जैसा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो गरजा। होम्स ने बिल्कुल शांत रहकर कहा, हम आपकी बेटी की मदद के लिए आए हैं। रॉयलॉट ने हमें धमकी दी और गुस्से में बाहर निकल गया, लेकिन मुझे महसूस हुआ ये मुलाकात आखिरी नहीं थी। मैंने होम्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ तब आती है जब कोई बड़ा राज सामने आने वाला हो। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, आज रात यहाँ कुछ होने वाला है, तैयार रहना। और इस तरह हम उस भयानक हवेली में एक खतरनाक रात के लिए रुक गए। उसकी आंखें बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह थी और मुझे पूरा यकीन था अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट अपनी धमकी पूरी करने में एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। लेकिन होम्स पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल शांत था, जैसे शतरंज का कोई माहिर खिलाड़ी जो अपनी अगला चाल पहले ही देख चुका हो। हम उसी कमरे में थे जहां जूलिया की मौत हुई थी। यहीं हमें अपनी योजना बनानी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पुरानी हवेली की खिड़कियों से आती रोशनी अब पीली और कमजोर पड़ चुकी थी। दीवारों के साए लंबे होते जा रहे थे। होम्स ने हेलेन की तरफ देखा। मिस स्टोनर, आज रात आपका यहां रुकना ठीक नहीं, उसने आगे कहा। गांव में एक सराय है, आप वहां चली जाइए, हम यहीं रहेंगे। हेलेन का चेहरा पहले ही पीला था, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी राहत झलक रही थी। लेकिन आप दोनों, उसने घबरा कर पूछा। होम्स ने सीधे लहजे में कहा, हम ठीक रहेंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था। मुझे लगता है आज रात कुछ होने वाला है और मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। मैं चुप रहा। दिल में सिर्फ एक ख्याल था, होम्स आखिर क्या जानता है जो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। वो हमेशा मुझसे कई कदम आगे होता है और मैं उस पर भरोसा करना कब का सीख चुका था। हेलेन ने अपनी शॉल कंधों पर डाली। ठीक है मिस्टर होम्स, मैं आप पर भरोसा करती हूं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर रुक कर पलटी। प्लीज संभल कर रहिएगा, वो बहुत खतरनाक है। होम्स ने हल्का सा सर हिलाया और हेलेन चली गई। मैंने खिड़की से देखा। उसकी छोटी सी परछाई धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ी और फिर अंधेरे में पूरी तरह गायब हो गई। अब हम अकेले थे, मैं और होम्स, उस भयानक हवेली में। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। बाहर से कौवों की कर्कश आवाजें आ रही थीं। मैंने अपने कोट की जेब से अपनी पिस्तौल निकाली। ये मेरी पुरानी आर्मी पिस्तौल थी, अफगानिस्तान के दिनों की साथी। उसकी ठंडी धात को छूकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। होम्स ने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, वॉटसन, तुम हमेशा तैयार रहते हो, है ना? मैंने धीरे से कहा, होम्स, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। यहाँ कुछ गलत है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। होम्स ने अपनी स्टिक उठाई। तुम सही हो वॉटसन, यहाँ कुछ गलत है और आज रात हम इसे ठीक करने वाले हैं। उसने मुझे पिस्तौल और स्टिक संभालने को कहा और खुद अपनी जेब से एक छोटा सा लैंप निकाला। जब तक जरूरी ना हो इसे मत जलाना, उसने हिदायत दी। हम फिर से जूलिया के कमरे में आ गए। मैंने बिस्तर के पास एक कुर्सी खींच ली और उस पर बैठ गया। होम्स दीवार के पास खड़ा होकर उस छोटे से वेंट को घूर कर देख रहा था जो सीधा रॉयलॉट के कमरे की तरफ जाता था। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, यह वेंट इस पूरे राज की चाबी है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी उंगलियों से दीवार को टटोल रहा था, जैसे अंधेरे में कोई छुपा हुआ सच ढूंढ रहा हो। रात गहरी होती जा रही थी। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा बिल्कुल भी शांत नहीं था। इसमें एक अजीब सी घबराहट बसी हुई थी। बाहर से हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कभी कभी पेड़ों की शाखें खिड़कियों से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा करती थीं। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 10 बज चुके थे। होम्स, मैंने धीरे से कहा, हमें और कितना इंतजार करना होगा? उसने सिर्फ इतना कहा, जब तक वो अपनी चाल नहीं चलता। मैं समझ गया, वो यानी रॉयलॉट।
लेकिन वो करेगा क्या? मेरे दिमाग में जूलिया के आखिरी लफ्ज गूंज उठे, बंदर सांप। क्या ये कोई कोड था या सच में कोई सांप यहां मौजूद था? मैंने कमरे पर नजर डाली। एक बिस्तर, एक छोटी सी टेबल और वो नकली रस्सी, बस। फिर भी मुझे लग रहा था जैसे कोई अनजानी आंखें हमें घूर रही हों। अचानक होम्स मेरे बिल्कुल पास आ गया। उसकी आवाज में सख्ती थी। वॉटसन, अगर कुछ भी हिले तो बिना सोचे उस पर वार करना। मैंने सर हिला दिया, अपनी पिस्तौल को और ज्यादा मजबूती से पकड़ ली। होम्स ने लैंप बुझा दिया और हम पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। अब सिर्फ हमारी सांसों की आवाज बाकी थी। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर चलती हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वक्त जैसे धीरे धीरे घिसट रहा था। मेरी आंखें अंधेरे की आदत डाल चुकी थीं, लेकिन फिर भी हर छोटी सी आवाज पर मेरा जिस्म चौंक जाता। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे दीवार पर कोई साया हिला हो। मैंने गौर से देखा, कुछ भी नहीं था। शायद ये मेरा ही जहन था जो इस खौफनाक तनाव में मेरे साथ खेल रहा था। लेकिन होम्स, वो बिल्कुल शांत खड़ा था। वो झरोखे के पास था, अपनी सांसों तक को रोककर जैसे हर आवाज को पीने की कोशिश कर रहा हो। रात लगभग 11 बजे की होगी। अचानक एक हल्की सी सीटी की आवाज आई। मेरे कान सतक गए। ये हवा की आवाज नहीं थी, ये एक साफ, तेज और जान पहचानी सी सीटी थी जो कहीं बिल्कुल पास से आ रही थी। मैंने अंधेरे में होम्स की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने चुपचाप मेरा कंधा पकड़ा और उंगली होठों पर रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। यही वो सीटी थी जिसका जिक्र हेलेन ने किया था। कुछ ही लम्हों बाद उस झरोखे के पास हल्की सी हलचल हुई। मैंने आंखें सिकोड़ कर देखने की कोशिश की और तब मैंने देखा, कुछ पतला, चमकदार धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। मेरे दिमाग में एक ही लफ्ज बिजली की तरह कूदा, सांप। मेरा जिस्म कुर्सी पर सिकुड़ गया, लेकिन उसी पल होम्स ने बिजली की तेजी से अपनी लाठी उठाई और पूरी ताकत से उस चीज पर वार किया। अगला ही पल कमरे में एक तेज डरावनी चीख गूंज उठी। वो चीज फौरन वापस झरोखे की तरफ लपकी और अंधेरे में गायब हो गई। होम्स ने तुरंत लैंप चला दिया और जोर से बोला, वॉटसन, जल्दी चलो। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं अपनी पिस्तौल उठाकर उसके पीछे भागा। हम तेजी से डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे की तरफ बढ़े। मेरा दिल अब मेरे कानों में धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजा खोला, एक भयानक मंजर हमारे सामने था। डॉक्टर रॉयलॉट अपनी कुर्सी पर मरा पड़ा था। उसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक जहरीला सांप लिपटा हुआ था, वही छोटा सांप जिसका जिक्र जूलिया ने किया था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा दर्द और दहशत से टेढ़ा हो चुका था। मैं वहीं जम गया। होम्स ने लाठी से सांप को अलग किया और उसे तिजोरी में बंद कर दिया। ये स्वॉम्प एडर है वॉटसन, उसने कहा, इंडिया का सबसे जहरीला सांप। मेरे होठों से एक लफ्ज भी नहीं निकला। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि मेरा दिमाग अभी तक समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, राज खत्म हो चुका था और हम जिंदा थे। मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन उस रात स्टोक मोरैन की उस खौफनाक हवेली में शर्लॉक होम्स के साथ खड़ा था। मेरे सामने डॉक्टर ग्राइम्सबी रॉयलॉट की लाश कुर्सी पर झुकी हुई थी। उसका चेहरा दर्द और खौफ से पथरा चुका था। जहरीला सांप अब तिजोरी में बंद था, लेकिन उसकी चमकती आंखें और फुक्कार अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैं अभी भी सदमे में था। मेरी पिस्तौल हाथ में थी, लेकिन अब उसका वजन मुझे भारी लग रहा था। होम्स ने तिजोरी बंद की और मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो हर पहेली सुलझाने के बाद आती है। वॉटसन, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक नरमी थी। मैंने गहरी सांस ली। हाँ होम्स, लेकिन ये क्या था? उसने अपनी पाइप जेब से निकाली
और आग लगाते हुए बोला, बैठो वॉटसन। वो खुद रॉय लॉर्ड की मेज के पास कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैंने पिस्टॉल जेब में रखी और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मेरे जहन में सवालों का तूफान था और मुझे पता था हर जवाब होम्स के पास था। उसने धुआं हवा में छोड़ते हुए कहना शुरू किया, ये एक पूरी तरह से प्लान्ड क्राइम था वॉटसन, और इसका मास्टरमाइंड अब हमारे सामने मरा पड़ा है। मैंने उसे देखा। प्लान्ड क्राइम? तो जूलिया की मौत कोई हादसा नहीं थी? होम्स ने धीरे से सर हिलाया। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर रॉय लॉर्ड ने अपनी सौतेली बेटियां और उनकी प्रॉपर्टी, रॉय लॉर्ड चाहता था कि एक एक करके सब कुछ उसके हाथ में ही रहे। हेलेन और जूलिया की मां अपनी वसीयत में पूरी जायदाद बेटियों के नाम छोड़ गई थी, लेकिन एक शर्त थी, अगर बेटियों की शादी होती तो प्रॉपर्टी का एक हिस्सा उनके शौहरों को मिल जाता। रॉय लॉर्ड को यह मंजूर नहीं था। वो अपनी जिंदगी की ऐशो आराम, अपनी पावर, अपनी दौलत कुछ भी खोना नहीं चाहता था। मैंने धीरे से सोचा, ये कितनी शैतानी सोच थी। फिर मैंने पूछा, लेकिन होम्स, ये सांप आया कहां से? होम्स ने तिजोरी की तरफ इशारा किया। ये स्वॉम्प एडर है वॉटसन, इंडिया का सबसे जहरीला सांप। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अल्फाज कान कांप देने वाले थे। रॉय लॉर्ड इसे इंडिया से साथ लाया था, वहां जहां वो सालों रहा। उसने इस सांप को ट्रेन किया था। सीटी की आवाज पर यह सांप झरोखे से नीचे उतरता और बिस्तर पर सोते हुए शिकार को काट लेता। वो नकली रस्सी सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए थी। मेरे मुंह से बेख्तियार एक आह निकली। तो जूलिया की मौत? होम्स ने मेरी बात पूरी की। हाँ वॉटसन, जूलिया की शादी होने वाली थी। रॉय लॉर्ड को डर था कि जायदाद का हिस्सा उसके हाथ से निकल जाएगा। उसने सांप को जूलिया के कमरे में भेजा। उसकी चीख सुनी गई, लेकिन जब तक हेलेन पहुंची, जहर अपना काम कर चुका था। सांप वापस झरोखे से रॉय लॉर्ड के पास लौट गया और कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा। मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया। यह सब इतना भयानक था कि मेरा जहन उसे कबूल करने से इनकार कर रहा था। और हेलेन? मैंने पूछा। होम्स ने सीधा जवाब दिया। अब उसकी बारी थी। जैसे ही रॉय लॉर्ड को हेलेन की शादी की खबर मिली, उसने वही खौफनाक खेल दोबारा दोहराने का प्लान बनाया। उसने हेलेन को जूलिया के कमरे में शिफ्ट कर दिया। हर रात सांप भेजने की तैयारी थी, लेकिन आज रात हम वहां मौजूद थे। जब मैंने सांप पर लाठी से वार किया, वो डर के मारे वापस अपने मालिक के पास गया और उसी को काट लिया। मैंने रॉय लॉर्ड की लाश की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी डरावना था, लेकिन अब वो कोई खतरा नहीं था। तो उसकी अपनी चाल उसी के खिलाफ पलट गई, मैंने कहा। होम्स हल्का सा मुस्कुराया। हाँ वॉटसन, कभी कभी जुर्म अपने ही जाल में फंस जाता है। हम कुछ देर खामोश रहे। बाहर सुबह की पहली रोशनी हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मैंने घड़ी देखी। सुबह के 4 बज चुके थे। अब क्या? मैंने पूछा। होम्स ने कहा, अब पुलिस को बुलाना होगा और हेलेन को सब सच बताना होगा। मैंने सर हिला दिया। हम हवेली से बाहर निकले और गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में जंगल से सुबह की चहचहाट सुनाई देने लगी। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। गांव पहुंचकर हमने लोकल पुलिस को इत्तला दी। 1 घंटे के अंदर कुछ ऑफिसर्स हवेली पर आ गए। हमने उन्हें पूरी कहानी बता दी, सांप, रॉय लॉर्ड की साजिश और उसकी मौत। उन्होंने तिजोरी में बंद जहरीले सांप को देखा और उसे महफूज जगह ले गए। रॉय लॉर्ड की लाश भी वहां से हटा दी गई। पुलिस ने इस मामले को सेल्फ डिफेंस समझा और हमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। फिर हम उस इन की तरफ गए जहां हेलेन ठहरी हुई थी। उसे देखकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। उसकी आंखों में अभी भी डर था, लेकिन उस डर के पीछे उम्मीद की चमक दे थी। होम्स ने उसे सब कुछ समझाया, जूलिया की मौत, रॉय लॉर्ड की साजिश और आज रात का सच। हेलेन की आंखों से आंसू बहने गए। आपने मेरी जान बचा ली मिस्टर होम्स, मैं आपकी एहसानमंद हूं। होम्स ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा,
ये मेरा फर्ज था मिस स्टोनर। अब आप अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं। हमने हेलेन को मशवरा दिया कि वो कुछ दिन गांव में ही रहें ताकि अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सकें। फिर हम रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े। सुबह की धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी और मेरे दिल का बोझ हल्का हो चुका था। ट्रेन में बैठते हुए मैंने होम्स से कहा, ये रात भयानक थी, लेकिन हमने इसे खत्म कर दिया। होम्स ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ वॉटसन, लेकिन दुनिया में अभी और भी राज हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, और इसी तरह हमारा ये सफर यहाँ खत्म होता है। हम वापस बेकर स्ट्रीट की तरफ लौट रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी सुकून थी। हमने एक बेगुनाह जान बचाई थी और एक मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। लेकिन इस सुकून के साथ एक सवाल भी मेरे जहन में था, अगला रोमांच क्या होगा? मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, उस सुबह शर्लॉक होम्स के साथ स्टोक मोरेन के छोटे से गांव में खड़ा था। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। उसकी रोशनी जंगल के घने पेड़ों के बीच से छंटकर उस भयानक हवेली पर पड़ रही थी। पुलिस अपनी जांच पूरी कर चुकी थी। डॉक्टर ग्राइम्स भी रॉयलेट की लाश को गाड़ी में ले जा चुका था। वो जहरीला सांप, जिसे होम्स ने स्वॉम्प एडर कहा था, अब एक लोहे के डब्बे में बंद था और गांव से दूर ले जाया जा रहा था। सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अभी अधूरा हो। होम्स मेरे पास आया। वॉटसन, तुम कुछ सोच में डूबे लग रहे हो, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही तेज थी, लेकिन चेहरे पर हल्की सी थकान की परछाई भी थी। होम्स, मैंने धीरे से कहा, यह सब इतना भयानक था। जूलिया की मौत, हेलेन का डर और रॉयलेट की साजिश, क्या ये वाकई खत्म हो गया? होम्स ने अपनी पाइप निकाली और उसे सुलगाते हुए बोला, हाँ वॉटसन, मुजरिम मर चुका है और उसका हथियार हमारे कब्जे में है। फिर एक पल रुक कर बोला, लेकिन हर कहानी अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ जाती है। हम उस इन की तरफ चल पड़े जहां हेलेन रुकी हुई थी। रास्ते में गांव के लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, थोड़ा गुस्सा भी था। मैंने एक बुजुर्ग आदमी को अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा देखा। जैसे ही उसकी नजर हम पर पड़ी, उसने अपना चेहरा फेर लिया। होम्स, मैंने धीरे से पूछा, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने सीधा जवाब दिया, क्योंकि रॉयलेट यहाँ का एक मशहूर नाम था वॉटसन। वो डर की पहचान था। अब वो मर चुका है और लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या महसूस करें। इन पहुंचते ही हमने हेलेन को देखा। वो एक छोटे से कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी। हमें देखते ही वो उठ खड़ी हुई। मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन, क्या सब ठीक है? होम्स ने शांत आवाज में कहा, हाँ मिस स्टोनर, अब आप महफूज हैं। रॉयलेट मर चुका है और उसका हथियार हमारे पास है। हेलेन की आंखों से आंसू बह निकले। तो ये वही सांप था? उसने कांपते हुए पूछा। मैंने सर हिला दिया। हाँ हेलेन, वही नन्हा सांप जिसका जिक्र जूलिया ने किया था। वो कुर्सी पर बैठ गई और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मुझे यकीन नहीं होता, वो बोली। मेरी बहन उसकी वजह से मरी और मैं भी बिल्कुल उसी रास्ते पर थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन आप बच गई हो हेलेन। अब आप अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हो। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप दोनों के बिना यह मुमकिन नहीं होता। होम्स खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, मिस स्टोनर, आप कुछ दिन यहीं रुकिए। हवेली अभी आपके लिए महफूज नहीं, और अपनी शादी की तैयारी शुरू कीजिए। हेलेन ने सर हिलाया। हाँ मिस्टर होम्स, मैं अपने मंगेतर को खत लिखूंगी। वो लंदन में है, शायद यहाँ आ सके। मैंने सोचा ये एक नई शुरुआत होगी, उस भयानक पास्ट से दूर। लेकिन गांव का माहौल अभी भी भारी हुआ था। जब हम इनसे बाहर निकले तो कुछ लोग जमा हो चुके थे। एक आधी उम्र का आदमी आगे आया। आप लोग कौन हैं? रॉयलेट को क्या हुआ? उसकी आवाज में गुस्सा था। मैं जवाब देने ही वाला था कि होम्स ने मुझे रोका। हम लंदन से आए हैं, उसने शांत लहजे में कहा। रॉयलेट की मौत एक हादसा थी, पुलिस को सब पता है।
वो आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर चुप हो गया। हम स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। गांव के लोग शायद रॉयलट से डरते थे, लेकिन उसकी मौत ने उनके दिल में कुछ और भी छोड़ दिया था, और वो एहसास मुझे चैन से सांस लेने नहीं दे रहा था। उसकी मौत सिर्फ एक लाश नहीं छोड़कर गई थी, वो खालीपन भी छोड़ गई थी। रॉय लॉट इस गांव का सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक भारी नाम था। एक ऐसा शख्स जिसका गुस्सा और जिसकी ताकत सालों से लोगों पर बोझ बनी हुई थी। अब वो नहीं था, और ये तब्दीली गांव वालों के लिए समझना आसान नहीं था। ट्रेन में बैठते हुए मैंने होम्स से कहा, होम्स, क्या तुम्हें लगता है गांव वाले हमें दोषी समझते हैं? होम्स खिड़की से बाहर दौड़ते हुए मंजर को देख रहा था। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, शायद वॉटसन, लेकिन सच हमेशा सबको खुश नहीं करता। फिर थोड़ा रुक कर बोला, हमने जो किया वो सही था। मैंने सर हिला दिया। उसकी बात में सच्चाई थी। हमने एक मुजरिम को रोका था और एक बेगुनाह जान बचाई थी। फिर भी मेरे दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कसक थी। क्या हमने इस गांव के लिए कुछ गलत कर दिया? ट्रेन अब स्टोक मोरान से दूर जा रही थी। मैंने अपनी डायरी निकाली और उस रात की हर बात लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं लिखता गया, वो रात मेरे सामने दोबारा जिंदा हो उठी। सीटी की आवाज, सांप की चमक और रॉय लॉट की आखिरी चीख। मैंने हर छोटी डिटेल लिखी ताकि ये कहानी हमेशा मेरे साथ रहे। होम्स ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, वॉटसन, तुम्हारी डायरी एक दिन मशहूर होगी। मैंने हंसकर कहा, शायद, लेकिन उसके लिए मुझे तुम जैसे दोस्त की जरूरत है। होम्स ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पाइप सुलगाई और खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन की सीटी बजी और हम बेकर स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगे। मेरे दिल में एक गहरी तसल्ली थी। हमने एक बुराई का अंत किया था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी था, क्या यह सच में अंत था या कुछ और अभी बाकी था? जब हम बेकर स्ट्रीट पहुंचे, शाम ढल रही थी। मिसेस हडसन ने दरवाजा खोला और हमें देखकर बोली, आप दोनों कहां थे? मैं परेशान हो गई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस हडसन, हम एक रोमांच से लौटकर आए हैं। उसने भौएं चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं बोली। हम अपने कमरे में गए, डायरी मेज पर रख दी। होम्स ने पाइप जलाते हुए कहा, वॉटसन, ये एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने उसकी तरफ देखा। मतलब? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया, और उस मुस्कुराहट में मुझे एक नए रोमांच का वादा नजर आया। मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, उस शाम बेकर स्ट्रीट के अपने कमरे में बैठा था। स्टोक मोरान की यादें अभी भी मेरे जहन में ताजा थीं, जैसे कोई पुरानी किताब जिसके पन्ने बार बार खुल रहे हों। शर्लॉक होम्स अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी पाइप का धुआं हवा में छोटे छोटे गोले बनाकर ऊपर उठ रहा था। बाहर सड़क पर घोड़ों की गाड़ियों की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थीं। लंदन अपने रोज के शोर में डूब रहा था, लेकिन मेरे अंदर सुकून नहीं था। कुछ सवाल अभी भी अधूरे थे, और मुझे पता था होम्स भी ये महसूस कर रहा था। होम्स, मैंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है हमने सब कुछ सुलझा लिया? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी भूरी आंखें मेरे चेहरे को जांच रही थीं। वॉटसन, उसने कहा, कोई भी राज कभी पूरी तरह से सुलझा हुआ नहीं होता। हमने जो देखा वो सिर्फ सतह थी, और सतह के नीचे हमेशा कुछ छुपा होता है। उसकी बातों में एक गहरा सच था। मैंने अपनी डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगा। नन्हा सांप, सीटी की आवाज, रॉय लॉट की साजिश, सब कुछ लिखा था। फिर भी एक सवाल मेरे जहन में बार बार घूम रहा था। होम्स, मैंने कहा, क्या रॉय लॉट ने यह सब अकेला किया था या कोई और भी था? उसने पाइप नीचे रखी और बोला, तुम्हें क्या लगता है वॉटसन? मैं समझ गया।
ये उसका तरीका था मुझे खुद जवाब तक पहुंचाने का। मुझे लगता है, मैंने धीरे से कहा। रॉय लॉर्ड जैसे आदमी के लिए यह सब अकेला करना मुश्किल था। सांप को ट्रेन करना, हवेली में छुपाना, क्या इसमें किसी और की मदद नहीं लगी होगी? होम्स मुस्कुराया। बहुत खूब वॉटसन, तुम वाकई प्रोग्रेस कर रहे हो। फिर वो धीरे से बोला, और इसीलिए हमें एक बार फिर स्टोक मोरैन जाना होगा। मैं चौंक गया। फिर से? लेकिन क्यों? उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि कुछ छोटी बातें अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। फिर वो रुका और धीरे से बोला, जैसे वो मिल्क बोल। हवेली के इर्द गिर्द घूमने वाले जानवर और गांव वालों की गहरी चुप्पी, ये सब एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा हो सकता था। मैंने धीरे से सर हिला दिया। होम्स की बातों में हमेशा लॉजिक होता था और इस बार भी मैं उसके साथ था। अगली सुबह हम फिर से ट्रेन में थे। मंजिल स्टोक मोरान। इस दफा दिल थोड़ा हल्का था, लेकिन क्यूरियोसिटी अभी भी जिंदा थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर का मंजर बिल्कुल वैसा ही था। हरे खेत, छोटे गांव और जंगल की गहरी घनी छांव। मगर इस बार मेरी नजर हर चीज को गौर से देख रही थी, जैसे हर पेड़, हर रास्ता कोई राज छुपा रहा हो। होम्स पूरे सफर खामोश रहा। उसकी उंगलियां उसकी टोपी के किनारे से खेल रही थीं, जैसे दिमाग किसी गहरी सोच में डूबा हो। स्टोक मोरान पहुंचते ही हम सीधा हवेली गए। पुलिस जा चुकी थी और अब वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया था। दरवाजा खुला था, अंदर हवा में अभी भी नमी थी और सड़न पुरानी मौत की सी बू। हम जूलिया के कमरे में गए। सब कुछ वैसा ही था, बिस्तर, नकली रस्सी और वो छोटा सा झरोखा। होम्स ने दीवार को फिर से टटोला। वॉटसन, उसने धीरे कहा, यह झरोखा पुराना नहीं है, यह हाल ही में बनाया गया है। मैंने ध्यान से देखा। दीवार के किनारों पर ताजा चिनाई के निशान साफ दिख रहे थे। तो क्या रॉय लॉर्ड ने बनवाया? मैंने पूछा। होम्स ने सर हिला दिया। हाँ, मगर सवाल यह है कि किसकी मदद से? हम रॉय लॉर्ड के कमरे में गए। तिजोरी वहां थी, मगर खाली। दूध की कटोरी गायब थी। किसी ने हटा दी, मैंने कहा। होम्स ने एक गहरी नजर डाली। या तो पुलिस या फिर कोई और यहां आया था। हम बाहर निकले। जंगल अभी भी जिंदा महसूस हो रहा था, जैसे चीता और बबून की मौजूदगी अभी भी हवा में बशी हो। तभी कदम की आहट सुनाई दी। मैंने अपनी पिस्तौल निकाल ली, मगर होम्स ने इशारे से मुझे रोक दिया। झाड़ियों के बीच से एक अध उम्र का आदमी निकला, चेहरा सख्त, हाथ में लाठी। तुम लोग फिर यहां? उसने कठोर आवाज में पूछा। मैंने उसे पहचान लिया। यही आदमी जो हमें पहले सराय के बाहर मिला था। हम कुछ जवाब ढूंढने आए हैं, होम्स ने शांत लहजे में कहा। रॉय लॉर्ड के बारे में बताओ, क्या वो अकेला रहता था? आदमी हिचकिचाया, फिर बोला, नहीं, एक बूढ़ा नौकर था, जॉनसन, जानवरों की देखभाल करता था। मगर रॉय लॉर्ड की मौत के बाद वो गायब हो गया। मेरे दिमाग में एक चिंगारी सी जली। क्या वो सांप के बारे में जानता था? मैंने पूछा। उस आदमी ने धीरे से सर हिला दिया। शायद वो रॉय लॉर्ड का बहुत भरोसेमंद था। होम्स ने मेरी तरफ देखा। वॉटसन, ये वही लापता किरदार हो सकता है। हमने जॉनसन के बारे में और पूछा। पता चला वो गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हम वहां पहुंचे। झोपड़ी टूटी फूटी थी। अंदर एक पुराना बिस्तर, कुछ बर्तन और एक जलती बुझती लैंटर्न। मेज पर एक कागज पड़ा था, सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे, मुझे माफ कर दो। होम्स ने कागज उठाया। ये जॉनसन का है, उसने कहा। वो भाग चुका है। मैंने सोचा, क्या जॉनसन रॉय लॉर्ड का साथी था? क्या उसने सांप को हवेली में लाने में मदद की थी? होम्स ने कहा, मुमकिन है वॉटसन, मगर अब वो यहां नहीं है और हमारे पास कोई सबूत नहीं। हम फिर से हवेली और जंगल के इर्द गिर्द घूमे, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। सूरज ढल रहा था और हमें वापस लौटना था। ट्रेन में बैठते वक्त मैंने पूछा, होम्स, क्या हमें जॉनसन को ढूंढना चाहिए? उसने सीधा जवाब दिया, नहीं वॉटसन, हमारा काम खत्म हो चुका है। हेलेन महफूज है और रॉय लॉर्ड का अंजाम हो चुका। जॉनसन अब कोई खतरा नहीं। मैंने सर हिला दिया, मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी रह गई। शायद हर कहानी को पूरी तरह खत्म देखना मेरी आदत थी,
बेकर स्ट्रीट पहुंचकर मैंने अपनी डायरी में सब लिख दिया। जॉनसन का राज अधूरा रह गया, मगर होम्स ठीक था। हमारा असल मकसद पूरा हो चुका था। खिड़की से बाहर देखा। लंदन की रात अपने रंग में थी। दिल में अजीब सी शांति थी। होम्स ने अपनी पाइप सुलगाई और मुस्कुराया। वॉटसन, अगला रोमांच कब? मैंने हंसकर कहा, जब तुम कहो होम्स। और इस तरह स्टोक मोरान की यह कहानी मेरे लिए एक सबक बन गई कि कभी-कभी सारे जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो मिल जाते हैं वो काफी होते हैं। मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन उस शाम बेकर स्ट्रीट के अपने कमरे में बैठा था। मेरी डायरी मेरे हाथ में थी। मैं उसके पन्ने धीरे धीरे पलट रहा था। स्टोक मोरैन की घटनाएं अब कुछ दिन पुरानी हो चुकी थी, मगर उनकी परछाई अभी भी मेरे जहन पर ताज़ा थी। खिड़की के बाहर लंदन की सड़कें गैस लैंप्स की पीली रोशनी में नहाई हुई थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी जो रात को और भी गहरा बना रही थी। शर्लॉक होम्स अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां एक पुराने वायलिन पर धीरे धीरे चल रही थीं। वो कोई धुन नहीं बजा रहा था, बस तारों को छू रहा था, जैसे अपने ख्यालों को संगीत में ढालने की कोशिश कर रहा हो। मैंने डायरी बंद की और उसकी तरफ देखा। होम्स, मैंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमने कुछ छोड़ दिया? उसने वायलिन नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो वॉटसन? उसकी आवाज में हल्की सी क्यूरियोसिटी थी। मैंने गहरी सांस ली। स्टोक मोरैन में जॉनसन, गांव वालों की चुप्पी और वो सब कुछ जो हम समझ नहीं पाए, क्या हमने वाकई सब कुछ सुलझा लिया था? होल्म्स ने अपनी जेब से पाइप निकाली और उसे सुलगाने लगा। वॉटसन, उसने शांत लहजे में कहा, तुम एक डॉक्टर हो और मैं एक डिटेक्टिव। हम दोनों का काम लोगों को बचाना है। तुम उनकी जिंदगी और मैं उनका सच। मगर हर सच पूरी तरह सामने नहीं आता। जॉनसन शायद रॉयलॉट का साथी था, शायद नहीं। गांव वाले को छुपा रहे थे, शायद नहीं। लेकिन जो साफ था वो ये कि हेलेन की जान खतरे में थी और हमने उसे बचा लिया। बाकी सवाल वक्त के साथ धुंधले हो जाते हैं। उसकी बातों में ऐसी सच्चाई थी जो मेरे दिल को धीरे धीरे शांत कर रही थी। मैंने सोचा शायद मैं हर चीज को ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा था। होल्म्स ने धुआं हवा में छोड़ा और बोला, ये सब अपनी डायरी में लिख दो वॉटसन। ये एक अच्छी कहानी है, राज, खतरा और जीत। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ होल्म्स, मगर जीत तो तुम्हारी है, मैं तो बस साथ था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हर हीरो को एक दोस्त की जरूरत होती है। अगली सुबह मैं नाश्ता की मेज पर बैठा था जब मिसेस हडसन एक लिफाफा लेकर आईं। ये आपके लिए है डॉक्टर वॉटसन, उसने कहा। मैंने लिफाफा खोला। वो हेलेन स्टोनर का खत था। मैंने पढ़ना शुरू किया। प्रिय डॉक्टर वॉटसन और मिस्टर होल्म्स, मैं ये खत स्टोक मोरैन से लिख रही हूँ। आप दोनों के जाने के बाद मैं कुछ दिन सराय में रुकी, मगर अब मैं हवेली में वापस आ गई हूँ। ये जगह अभी भी मुझे डराती है, लेकिन अब ये मेरा घर है। मेरा मंगेतर पर्सी कल यहाँ आया था। हमने फैसला किया है कि हम जल्द शादी करेंगे और फिर इस हवेली को बेचकर कहीं और बस जाएंगे। मैं आप दोनों को कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी जान बचाई और मेरी बहन जूलिया को इंसाफ दिलाया। गांव वाले अब खुलकर बोलने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जॉनसन नाम का एक नौकर रॉयलॉट के साथ था, मगर वो उस रात के बाद गायब हो गया था। शायद वो डर गया था। मैं आप दोनों को अपनी शादी में बुलाना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। कृपया बताइएगा क्या आप आ सकेंगे? आपकी आभारी हेलेन स्टोनर। मैंने खत का जवाब लिखा, हेलेन को मुबारकबाद दी और लिखा कि हम उसकी शादी में आने की कोशिश करेंगे। मगर दिल ही दिल में मैं जानता था होल्म्स शायद ही ऐसे मौकों के लिए वक्त निकाले। उसका दिमाग हमेशा अगले राज की तरफ भागता रहता था। खत भेजने के बाद मैं फिर अपनी डायरी के पास गया। मैंने सब कुछ लिखा, हवेली की ठंडी हवा, सांप की चमक और हेलेन की मुस्कान।
उस रात जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक होम्स मेरे कमरे में आया। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, तुम्हारी डायरी में एक चीज छूट गई है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये कि हमने ना सिर्फ एक जान बचाई बल्कि एक पूरे परिवार का मुस्तकबिल भी सुरक्षित किया। मैं उसकी तरफ देखा। उस बात में एक गहराई थी जो हमेशा मुझे हैरान कर देती है। तुम सही हो होम्स, मैंने कहा, मैं इसे लिखूंगा। अगले कुछ दिन शांत रहे। मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दिया और होम्स अपने एक्सपेरिमेंट्स में खो गया। लेकिन एक सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, एक छोटी सी खबर ने मेरा ध्यान खींच लिया। स्टोक मोरान की पुरानी हवेली अब बिक्री के लिए। मैंने होम्स को दिखाया। उसने अखबार पढ़ा और धीरे से बोला, तो हेलेन ने अपना वादा पूरा किया। अच्छा हुआ। मैंने सोचा, ये कहानी सच में खत्म हो गई। हवेली अब किसी और की होगी और उसके साथ जुड़ी भयानक यादें धीरे धीरे मिट जाएंगी। मैंने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, स्टोक मोरान का राज एक सबक था। बुराई चाहे जितनी भी चालाक क्यों ना हो, सच और हिम्मत हमेशा जीतते हैं। और शर्लॉक होम्स जैसे दोस्त के साथ कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कुछ हफ्तों बाद हमें हेलेन का एक और खत मिला। उसने अपनी शादी की तारीख बताई और हमें दोबारा बुलाया। इस बार होम्स ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। वॉटसन, कभी कभी जीत का जश्न मनाना चाहिए। और इस तरह हम फिर से स्टोक मोरान गए, इस बार ना कोई राज सुलझाने बल्कि एक नए आगाज का हिस्सा बनने। शादी के दिन हवेली के पास एक छोटे से चर्च में सेरेमनी हुई। हेलेन खूबसूरत लग रही थी और उसका मंगेतर पर्सी एक सज्जन और शिष्ट आदमी था। गांव वाले भी आए। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि खुशी थी। होम्स और मैं पीछे खड़े थे। सेरेमनी देखते हुए होम्स ने कहा, ये एक अच्छा अंत है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वॉटसन, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत है। और इस तरह नन्हे साहिब की कहानी मेरे लिए खत्म हुई, लेकिन होम्स की वो बात मेरे जहन में घूमती रही। हर अंत एक नई शुरुआत है। और मुझे पता था, बेकर स्ट्रीट में हमारा अगला रोमांच हमारा इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की मज़ेदार और रोमांचक कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नए राज के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका अपना ब्योमकेश बख्शी।